हेलो स्टूडेंट्स, बिहार स्पेशल के 12वें प्रैक्टिस शीट में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? कल्पसूत्र, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, दीघ निकाय। मैं प्रत्येक प्रश्न के बाद 5 सेकंड का पॉज लूंगा, उसमें आपको अपने आंसर्स बताने हैं और लास्ट में कितना आपने सही किया ये कमेंट कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? नालंदा विश्वविद्यालय की खोज किसने की थी? सीधा सीधा क्वेश्चन है। दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, कनिंघम, मैकेंजी। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, कनिंघम साहब ने इसकी खोज की थी। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो मैं इससे एक साइड का क्वेश्चन है लेकिन बता देता हूँ, कुमार गुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? जमुई, चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर व नालंदा। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, मुंगेर व नालंदा। आगे बढ़ते हैं। कीकट शब्द का प्रयोग कीकट शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? लिच्छवी, बज्जी, कुरु, मगध। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, मगध राज्य के लोगों के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में बिहार के मगध के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश की बात हो रही है। कुशीनगर, वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, राजगृह में अपना प्रथम उपदेश दिया था, जबकि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। ठीक है, और वहीं पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इस जैन संगीति में जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों को संकलित किया गया और जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। ठीक है, किसमें हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति के तहत हुआ था। कहाँ हुआ था आयोजन? अभी हमने पढ़ा, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। ऑप्शन में है बृहदत्त, जरासंध, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, बिंबिसार। हालांकि मगध जनपद का जो संस्थापक था बृहद्रथ था, लेकिन वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने में के जगह न ने आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर कौन से राज्य पे कब्जा किया था? वज्जी, लिच्छवी, कौशल, अंग। बताइए आप लोग। तो बिंबिसार ने अंग राज्य के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर उस राज्य पे कब्जा किया था। बिंबिसार के बाद मगध पर किसने शासन किया? महापद्मनंद, अजातशत्रु, अशोक, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, अजातशत्रु। बिंबिस अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। उसने वज्जी संघ के लिच्छवियों को भी पराजित किया, जिसमें उसने पहली बार रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। ये प्रश्न पूछता है कि बिंबिसार की अजातशत्रु ने किस युद्ध में पहली बार रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो लिच्छवियों से युद्ध करने समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? प्राचीन काल की बात हो रही है। ऑप्शन में है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, उदयन ने। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा तथा उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर उसी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक, नागदशक, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था और इसी नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने किसने शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में है महापद्मनंद, धनानंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मनंद था और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था। और धनानंद के समय ही सिकंदर ने आक्रमण किया था। यह प्रश्न भी पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसके बारे में कुछ और डिटेल दे दूं, महापद्मनंद को कली का अंश
परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांचक, एक छत्र, एक 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 राट आदि कहा गया है। ये सब महापद्म नंद के लिए नाम यूज हुआ है। अगर पूछ दे तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नंदवंश का अंतिम शासक कौन है? हमने अभी पढ़ा कि नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद है। और नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। किसने हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराया? तो धनानंद को, और मौर्य वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की? तो ये तो जो बिहार स्पेशल के छात्र हैं जानते ही होंगे। ऑप्शन में है चाणक्य, भद्रबाहु, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं कि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, साथ ही सत्ता में भी चंद्रगुप्त मौर्य के वे प्रधानमंत्री थे। और धनानंद को हराने में इन्होंने ही मदद की थी, क्योंकि धनानंद ने चाणक्य जो एक गुरु थे उनका अपमान किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहा करता था? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, बिंदुसार। इसको याद कर लेना है। देखिए, पिंगल वत्स ने ही भविष्यवाणी की थी कि बिंदुसार का जो बेटा अशोक है वो एक महान शासक बनेगा। तो वो पिंगल वत्स कहाँ रहता था? तो बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? शिलालेख 6, शिलालेख 8, शिलालेख 9, शिलालेख 13। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। शिलालेख 13 में अशोक ने अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के तहत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? वैशाली, बोधगया, पावापुरी, कुशीनगर। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम वो बोधगया की यात्रा की थी। ठीक है, और अशोक ने यह यात्रा अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में की थी। ये भी कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अशोक के कौन से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। इनमें से कोई नहीं, नहीं यहाँ पे इनमें से सभी है। तो लौरिया अरेराज में भी अशोक का स्तंभ लेख है, नंदनगढ़ में भी है, रामपुरवा में है। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। और ये सभी चंपारण में है, पूर्वी चंपारण में। ठीक है, सभी एक ही जगह है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन है वैशाली, राजगृह, मनेर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। ये मनेर पटना में था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था। और आप जानते ही होंगे ये राजप्रसाद लकड़ी का बना था। ठीक है, इस राजप्रसाद के बारे में कई विद्वानों ने कई बातें कही हैं। एरियन जो था उसने कहा था इसकी शानो शौकत का मुकाबला ना तो सूसा ना ही एक बताना कर सकता है। उस समय के राज्य थे सूसा और एक बताना। वहीं फाहियान ने इसके बारे में कहा था कि यह मानव निर्मित नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है? लोहानीपुर पटना, दीदारगंज पटना, बसाड़ पटना, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। दीदारगंज पटना से मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने आप को किस नाम से संबोधित किया? पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक, देव नाम पिया, एकारट, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। अशोक ने अपने आप को देव नाम पिया से संबोधित किया। ठीक है, वहीं एकारट के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि महापद्म नंद ने अपने आप को एकारट की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? हर्यक वंश, नंद वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। शुंग वंश। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ। वृहदत्त को हराकर शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि वो ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया, ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, और इस कारण उसने बौद्धों के साथ अत्याचारपूर्ण प्रयोग किया था। ठीक है, अब प्रश्न है शुंग वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? गुप्त वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश। बताइए आप लोग। तो शुंग वंश के पश्चात मगध पर कण्व वंश ने शासन किया। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। किसने की थी? तो वासुदेव, वसुदेव ने की थी। कण्व वंश के बाद मगध पर कुछ समय के लिए आंध्र सातवाहनों वंश का शासन हुआ था। ये मैं ऐड कर दिया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से विद्वान बौद्ध विद्वान कनिष्क के दरबार में रहते थे? अश्वघोष, दीपांकर, वसुमित्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे।